दोस्तों, एक महिला होती है जिसका एक 5-6 महीने का बच्चा होता है, बेटा होता है, और वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के मटका लेकर के वो गांव से थोड़ी ही दूरी पर पानी भरने के लिए जाती है। और उसके साथ और भी कई सारी महिलाएं जाती है। सभी महिलाएं गांव की जाती है और पानी भरकर जब वापस लौट रही होती है, तो वो जो महिला है जिसके गोद में बच्चा है 5 महीने का, और एक कमर पर वो मटका लेकर के वहां से लौट रही थी, तो जितने भी महिलाएं थी वो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो सारी महिलाएं पीछे मुड़कर देखती है, तो वो जो महिला होती है उसका एक हाथ ऊपर की तरफ आसमान की तरफ होता है, और जो एक कमर पे उसका बच्चा होता है एक गोद में, और जो मटका है पानी का वो भी गिर चुका था, फूट चुका था। और उसके वो जो महिला है अजीब अजीब आवाजें कर रही थी। उसका जो दांत है वो दोनों दांत बैठा करके अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, और उसका आंख जो है वो गोल सर्किल में ऐसे ऐसे घूम रहा था, और अजीब अजीब वो आवाजें निकाल रही थी। ये देखकर जो पास की महिलाएं होती है वो भी दहशत में आ जाती है, शोर मचाते हुए गांव में जाती है। गांव में जाने के बाद कुछ लोगों को बुला करके लाती है, कुछ पुरुष भी आते हैं, जिसके बाद वो सब भी ये मंजर देख करके हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी के बारे में पूरा समझेंगे कि आखिर ये कहानी कैसे घटी और कहाँ की है। ये पूरी कहानी जानेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ था और अंत क्या होता है वो भी ज़रूर सुनिएगा। बड़े ही रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ और आप सभी के बीच लेकर के आ रहा हूँ, तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1968। एक गांव होता है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है, इटावा, और इसी इटावा में एक गांव होता है शरीफपुरा। शरीफपुरा में एक सुमित्रा नाम की लड़की पैदा लेती है, जो कि 1968 में। और सुमित्रा का जो परिवार होता है वो ठाकुर परिवार से होता है। बेहद ही गरीब होते हैं ये लोग। और उस गांव में ना तो उस समय कोई सड़क था, ना फिर किसी तरह का कोई रास्ता, वाहन जाने आने का कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो एक तरीके से यूं कहिए कि बिल्कुल गांव था। और गांव के लोग अक्सर बाहर जो है कमाने के लिए जाया करते थे। तो सुमित्रा के पिता जो है वो बाहर कमाने के लिए जाया करते थे। और सुमित्रा के जो पिता हैं वो आगे चलकर उसकी मौत हो जाती है। अब घर के अंदर वो अकेला बच जाती है, उसकी एक माँ होती है। बस 2 ही लोग घर में बचते हैं। सुमित्रा जब धीरे-धीरे बड़ी होती है, तो बड़ी होने के बाद साल 1984 में, अ, माफ़ कीजिएगा, साल 1980 में सुमित्रा की शादी तय कर दी जाती है। सुमित्रा की जो शादी होती है वो अ, जगदीश अ, जगदीश सिंह के साथ उसकी शादी हो जाती है 1980 में। शादी होने के बाद सुमित्रा अब अपने ससुराल चली जाती है। मायके में तो वो अकेलापन महसूस कर ही रही थी, लेकिन ससुराल में जाने के बाद भी उसका वही हाल होता है। उसका पति होता है, वो पति जो है बाहर कमाने के लिए अक्सर जाया करता था, और उसके सास-ससुर घर में ही रहा करते थे। तो कुल मिलाकर 3 लोग घर में थे, और एक उसका पति बाहर कमाया करता था। साल 1984 में सुमित्रा को एक बेटा पैदा होता है। अब बेटा जब पैदा हुआ तो वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, और काफ़ी खुश भी रहा करती थी। उसको टाइम पास के लिए जो है, अ, बेटा हुआ तो टाइम पास करने के लिए एक अच्छा, यूँ कहिए कि क्योंकि कोई भी उसको टाइम पास के लिए कोई नहीं मिल रहा था। घर के अंदर बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रही थी, तो बेटा जब पैदा हुआ तो काफ़ी खुश हुई, और उस बेटे को लेकर के एक पल भी उस बेटे को वो नहीं छोड़ती थी, और हमेशा वो साथ में ही रखा करती थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, उसका बेटा जब अ, करीब 5-6 महीने का हो जाता है, तब तक साल आ जाता है 1985। 1985 में वो जो महिला होती है, वो अपने 5 साल के बेटे को लेकर के, एक गाँव होता है, उस गाँव के अंदर जो कुआँ होता है, उसी पर पानी भरने के लिए जब वो जाती है, और जो कि मैंने पहले आपको बताया, जब पानी लेकर लौट रही होती है, तो उसका एक हाथ आसमान की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, और उसकी जो उँगलियाँ हैं, वो इस कदर मुड़ी हुई होती है, और वो पानी का मटका भी वहाँ पर फूट जाता है, और बच्चे को लेकर एक स्टैचू की तरह बन जाती है। अब स्टैचू की तरह जब बनती है, जो गाँव के और भी लोग आते हैं, वो देखकर दहशत में आ जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं सुमित्रा को। बस थोड़ी 2-4-5 मिनट के बाद जो है, वो सुमित्रा फिर से नॉर्मल हो जाती है, और अपने बच्चे को वो गोद में जकड़े हुए थी, वो गिर भी नहीं रहा था बच्चा। बच्चे भी चिल्लाने लगता है। तब सुमित्रा की जो है वो आँख खुलती है, और आँख खुलने के बाद सुमित्रा जो है वो कहती है कि क्या हुआ था? तो गाँव के जो लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, बोलते कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारा पानी का मटका गिर गया इसलिए हम लोग देखने के लिए आ गए थे। सुमित्रा को लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब वहाँ से वो नॉर्मली अपने बच्चे को लेकर, अब मटका तो फूट चुका था, घर आ जाती है। घर आने के बाद उसके ठीक 3 दिन के बाद एक बार फिर से सुमित्रा जो है वो घर के आँगन में ही जब वो खाना बना रही होती है, उसी वक़्त
स्टेच्यू बन जाती है। स्टेच्यू मतलब एक हाथ उसका ऊपर की तरफ आसमान की तरफ हो जाता है और एक गोद में हमेशा उसका जो है बच्चा रहा करता था। और उसकी आंखें जो वो गोल गोल घूम रही थी और दांत पर दांत ऐसे बैठा करके वो अजीब अजीब सी दांत किरड़ने की आवाजें आ रही थी। उसकी सास जो है वो आंगन में आती है, देखती है कि बहू जो है वो उसका ऐसे ऐसे कर रही है। ये देखकर वो सहम जाती है। सहमने के बाद अपने जो पति होता है यानी कि सुमित्रा के ससुर होते हैं वो भी आते हैं। वो भी आकर देखते हैं। देखने के बाद काफी जो है डर जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं। जब लोग आते हैं थोड़ी देर के बाद, करीब 5-7 मिनट के बाद, फिर से सुमित्रा जो है वो नॉर्मल हो जाती है और वो पूछती है कि कुछ हुआ था क्या। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, तुम जो है अभी थोड़ी देर के लिए जो है मतलब कुछ लोग बता ही देते हैं। इस पर सुमित्रा हैरान और परेशान रहने लगी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन का वक्त होता है। अब ये जो सुमित्रा के सास ससुर है वो अपने बेटे को भी जो है बुला लेते हैं वहां से। लेटर का जमाना था उस वक्त। लेटर भेज करके बुला लेते हैं। कुछ महीनों का वक्त बीतता है। तो आए दिन अब सुमित्रा जो है इसी तरीके से करने लगती है। एक रात आती है जब उसका पति जब घर आ जाता है। घर आने के बाद एक रात आती है 16 जुलाई 1985। 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा एक बार फिर से उसी तरह से स्टेच्यू बन जाती है। उसका जो पति है वो भी साथ में ही होता है। अब ये जब मामला होता है तो फिर पति जो है वो डॉक्टर को बुलाते हैं, वैद्य को बुलाते हैं। गांव में अक्सर वैद्य हुआ करता था, ओझा धाम ये सब तमाम लोगों को बुलाते हैं। लेकिन सब कहते हैं कि ये ठीक है, नॉर्मल है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। दिन में ये हुआ था। अब रात जब आती है तो रात में फिर से एक बार जो है ये सुमित्रा उसी रूप में आ जाती है। ये देखकर घर के लोग तो डर ही जाते थे और उसका पति भी डरने लगा था। उस दिन सुमित्रा जो बोल रही थी वो लोगों को समझ में आ जाता है। सुमित्रा कहती है कि आज से ठीक 3 दिन बाद, यानी कि 16 जुलाई 1985 को वो कह रही थी कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। अब ये बात जैसे ही इसके घर वाले सुनते हैं, उसके जो पति हैं वो सुनते हैं, उसके सास ससुर सुनते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर को तमाम चीज़ों को बुलाते हैं लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं आता है। ये लोग 3 दिन का इंतजार करते हैं। अब 3 दिन तक ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सब सब कुछ कर रही है। अब इसके जो पति होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल तुमने एक बात कही थी कल, यानी कि 16 जुलाई 1985 को, कि तुम 3 दिन के बाद मर जाओगे। अब ये बात सुमित्रा जैसे ही सुनती है वो कहती है कि क्या सच में मैं ऐसा बोली थी। तो उसके पति कहते हैं हाँ तुम ऐसा बोली थी। और वो दोनों पति पत्नी में काफी प्यार था, काफी मोहब्बत था। अब सुमित्रा ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, 19 यानी कि 16 जुलाई 1985 को ये बात कही थी तो उस हिसाब से 19 जुलाई 1985 को इसका मौत होना था। सुमित्रा कहती है कि 19 जुलाई 1985 को मैं घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना ही कोई ऊंचाई पर या फिर किसी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि कोई खतरा हो और मेरे मौत का कारण बने। अब वो 19 जुलाई 1985 को वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती है। उस दिन वो खाना भी नहीं बनाती। घर के अंदर मतलब वो एक तरीके से सोई हुई थी और घर के अंदर आंगन के अंदर ही वो रहा करती थी। उस दिन वो कहीं भी नहीं जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है। अब शाम होती है। शाम होने के बाद अब घर के जो लोग होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि अब लगता है खतरा टल गया है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दरअसल सुमित्रा जब शाम का वक्त होता है, जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, तो सुमित्रा क्योंकि दिन भर वो घर में सोई हुई थी तो वो घर से बाहर निकलती है, आंगन में निकलती है, टहलती बोलती है और सोचती है कि कुछ हवा लगा लेते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। टहलते टहलते वो दरवाजे पर चली जाती है। दरवाजे पे जाने के बाद उसकी एक महिला सहेली होती है जो कि उसी पास से गुजर रही होती है। तो वो महिला जो है वो आती है और आने के बाद दोनों जो है बातचीत करने लगती है। दोनों हंसने और बोलने लगती है। हंसते बोलते हुए करीब 10 मिनट का वक्त बीतता है। 10 मिनट का वक्त बीतने के बाद जो उसकी महिला साथी होती है वो बातें कर रही है, उससे तमाम चीजें पूछ रही है। अब ये सुमित्रा एकदम से चुप हो जाती है और स्टेच्यू बन जाती है। वो अंधेरे में वो महिला उससे बात कर रही है लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही है। जिसके बाद उसको मतलब बुलाती है, कई बार टोकती है, लेकिन सुमित्रा नहीं बोल रही है। ये सुनकर उसके जो पति हैं आंगन से वो भी आ जाते हैं, उसके सास ससुर ये सब आ जाते हैं। देखते हैं कि फिर से वो जो महिला है वो स्टेच्यू की तरफ बन गई है। अब ये लोग जो है तुरंत फिर से जो है वैद्य को बुलाते हैं। उसको उठा करके किसी तरीके से ले जाते हैं, घर के अंदर लेटाते हैं। लेटाने के बाद अब कुछ वैद्य को, डॉक्टर को, सबको बुलाया जाता है। लेकिन
जो वैद्य और डॉक्टर होते हैं वो आने के बाद कहते हैं कि अब ये जिंदा नहीं है, अब ये मर चुकी है। जब चेक करते हैं तो कहते हैं ये जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। मरने के बाद अब घर के अंदर एक गम का माहौल पैदा हो जाता है। घर के सभी लोग जो है वो रोने धोने लगते हैं। सुमित्रा की लाश को जो है लेटाया जाता है। अब लोगों को ये भी शंका था कि ये जो महिला कह रही थी वो बात सच निकली, यानी कि उसने कहा था 3 दिन बाद वो मर जाएगी और वही हुआ। कहीं ना कहीं जो है कोई शराब है, पता नहीं क्या है, नहीं है। तो इसको जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अब रात में ही ये लोग क्या करते हैं कि उस महिला का जो भी अंतिम संस्कार में होता है, जो हिंदू रीति रिवाज के तहत वो सारी चीजें करने लगती है। क्योंकि सुमित्रा का पति अभी जिंदा था, तो सुमित्रा को वो सारा श्रृंगार किया जाता है, उसको तेल लगाया जाता है, और जितने भी श्रृंगार होते हैं औरतों के, महिलाओं के, वो सारी चीजें की जाती है। उसी वक्त उस घर के अंदर जब वो लोग कर रही थी, एक महिला चीखती हुई बाहर निकलती है और कहती है, वो बोल भी नहीं पाती है, वो चीखती हुई जब निकलती है, फिर दूसरी महिला उस घर से चीखती हुई निकलती है। तो जो पहले जो महिला निकली थी वो राहत की सांस लेती है और कहती है कि सुमित्रा जिंदा है। लोग कहते हैं कि कैसे? वो महिला कहती है कि दरअसल मैंने सुमित्रा को जब तेल लगा रही थी तो मैंने देखा कि उसका आंख खुला एक बार, और आंख खुलने के बाद ठीक उसी तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा था। ये देखकर मैं भागी भागी और दौड़ी आई। दूसरी जो महिला आती है वो कहती है कि मैं जब उसका श्रृंगार कर रही थी तो उसका दिल जो है वो धड़क रहा था, यानी कि उसका शरीर एक तरीके से लग रहा था कि जिंदा है। अब ये सुनकर जो है बाहर से लोग जितने भी थे वो अंदर जाते हैं वो महिला के पास, और देखते हैं कि सुमित्रा बेहोश पड़ी हुई है। फिर वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य आता है। वैद्य आने के बाद वापस सुमित्रा के पास जाता है, चेक करता है तो पता लगता है कि ये सुमित्रा जो है अब जिंदा है। अब ये सुन करके लोगों का जो एक तरीके से यूं कहिए कि खुशी के आंसू जो है वो निकलने लगते हैं। अब तक लोग मातम बना रहे थे जिस लाश का, वो लाश जो है वो जिंदा थी। अब ये लोग, कुछ लोग कहते हैं ये चमत्कार, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक आया होगा या फिर कोई ऐसी बात हुई होगी। अब सुमित्रा जिंदा तो हो गई, लेकिन ये देख करके उसका जो पति होता है वो सुमित्रा को गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद सुमित्रा उसको जोर से धक्का देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम गैर मर्द होकर गैर औरत के साथ लिपट रहे हो। ये बात पति को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है कि अभी जो है ये इसका दौरा पड़ा हो या फिर कुछ हो, ऐसा दिमागी हालत उसका काम नहीं कर रहा हो। ये लोग इंतजार करते हैं। दिन होता है। दिन में अब जो उसका जो बच्चा होता है वो बच्चे को उसके गोद में देता है, लेकिन वो बच्चा को नहीं लेती है। वो कहती है ये मेरा बच्चा नहीं है। फिर सास ससुर जब आते हैं सामने तो कहते हैं ये मेरा सास ससुर भी नहीं है। अब इसी तरीके से चलता है। कुछ लोग फिर आते हैं और कहते हैं कि हो सकता है उसका जो पहले का रूप था वो चला गया है, तो अब धीरे धीरे ये नॉर्मल होगी। लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रही थी, किसी को पहचान ही नहीं रही थी। अब उस घर के अंदर करीब 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने बीतने के बाद अब सुमित्रा जो है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल गंवार थी, वो गांव से थी, वो लेटर लिखा करती थी और लेटर जो है अपने पति को दिया करती थी और कहती थी कि इस लेटर को आप जो है जा करके पोस्ट करके आइए। अब वो जो उसका पति होता है जगदीश सिंह, वो उस लेटर को लेकर के जाता और पोस्ट करके आ जाता। उसके बाद 3 महीने तक लगातार वो हर रोज एक लेटर लिखा करती थी। अब ये 3 महीने का जब समय बीतता है, क्योंकि सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके बावजूद वो लेटर लिख रही थी। इस पर गांव के लोगों को आश्चर्य जरूर हो रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि चलो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हो, किसको लेटर लिख रही है, नहीं लिख रही है, अपने मति में है भी या नहीं है, यही सोचकर लोग इग्नोर कर रहे थे। अब 3 महीने तक लगातार लेटर लिखने के बाद एक शख्स जो है वो उस गांव के अंदर दाखिल होता है, और वो शख्स का नाम होता है राम सिया त्रिपाठी। राम सिया त्रिपाठी उस गांव से, यानी कि जो शरीफपुरा गांव होता है उससे 80 किलोमीटर दूर से डिबियापुर जगह का नाम होता है, वहां से वो आते हैं। और उस गांव में एंटर होने से पहले वो पूछते हैं लोगों से कि तुम्हारे गांव में कुछ कोई ऐसी महिलाएं हैं जो कि अजीब अजीब हरकतें करती है, और कभी कुछ तो कभी कुछ बन जाती है। तो जो लोग होते हैं आसपास के वो कहते हैं कि आपको कहते हैं कैसे पता? तो वो शख्स कहता है कि आप ये बताओ कि आपके गांव में ऐसा ऐसी कोई महिला है भी या नहीं? तो वो लोग कहते हैं हाँ है, आगे जाइए और आगे आपको पता मिल जाएगा। वो शख्स आगे बढ़ता है, राम सिया त्रिपाठी, और उसी घर के पास पहुंच जाता है जिस घर में ये सुमित्रा रहा करती थी। और उसके पति जो है दरवाजे पर थे, उससे पूछते हैं ये कि राम सिया त्रिपाठी कि क्या कोई ऐसी महिला है जो अजीब अजीब हरकतें करती है? तो राम सिया त्रिपाठी जो पूछते हैं तो उसका जो
सुमित्रा का पति होता है जगदीश सिंह, वो कहता है कि हाँ है, मेरे घर के अंदर ही। अब उससे बातचीत होने लगती है और जगदीश सिंह जो है वो पूछते हैं राम सिया त्रिपाठी से कि आपको कैसे पता, आप यहाँ कैसे आए। तो वो राम सिया त्रिपाठी कहते हैं कि वो महिला लेटर भी लिखती है और हमारे पास 3 महीने से लगातार एक के बाद एक लेटर आ रहा है। और वो जो राम सिया त्रिपाठी होता है वो दिव्यापुर में वो एक प्रोफेसर होता है कॉलेज में। अब ये बात जैसे ही सुनता है उसका जो पति, सुमित्रा का पति, वो सोचता है कि हाँ, लेटर तो लिख रही थी। अब ये बातें चल ही रही थी कि सुमित्रा के सास ससुर भी आ जाते हैं और उससे, राम सिया त्रिपाठी से भी पूछने लगते हैं कि आप कौन है, क्या नाम है। तो राम सिया त्रिपाठी कहते हैं कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। ये बात जैसे ही सुनती है वो सुमित्रा, क्योंकि घर के अंदर थी वो, सुनने के बाद फौरन वो घर से निकल कर दौड़ी भागी आती है और राम सिया त्रिपाठी से वो लिपट जाती है। अब राम सिया त्रिपाठी उसको छुड़ाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से सुमित्रा जो है राम सिया त्रिपाठी को छोड़ती है और सुमित्रा रोने लगती है। जिसके बाद अब राम सिया त्रिपाठी कहता है उस महिला से कि तुम आखिर मुझे लेटर क्यों लिख रही थी। तो ये जो लड़की है अ, सुमित्रा, वो कहती है कि आप मेरे पिता हैं। लेकिन राम सिया त्रिपाठी यकीन कैसे करे। उसने कहा कि तुम जो जितने भी बातें तुम लेटर में लिखी है, ये सारी बातें तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चली। तो बार बार सुमित्रा वही कह रही थी कि आप मेरे पिता हैं। तो राम सिया त्रिपाठी अपने बैग में कुछ एल्बम और तस्वीरें भी लेकर के आए थे जो उसको दिखाने का ये प्रयास करते हैं। क्योंकि राम सिया त्रिपाठी के पास जो भी लेटर जा रहे थे उसमें अलग अलग चीज़ें और उसके ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ें लिखी जा रही थी। तो राम सिया त्रिपाठी जो है वो सारी सबूत लेकर के वो आया था। अब वो एक एल्बम निकालता है, एल्बम में 15 से 20 तस्वीरें होती हैं और वो तस्वीरों को उस महिला यानी कि सुमित्रा को दिखाते हैं। दिखाने के बाद वो पूछते हैं राम सिया त्रिपाठी कि बताओ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। लगभग सभी तस्वीरों को वो पहचान जाती है और बता देती है कि ये मेरा मम्मी है, पापा हैं और भाई है, बहन है, ननद है, मतलब जितने भी थे उसके रिश्तेदार में, वो सब की तस्वीरें को वो पहचान जाती है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी होती है जो अंत में वो देखती है, उस पर हाथ रखने के बाद वो चुप हो जाती है, सन्न हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। जिस पर राम सिया त्रिपाठी कहते हैं कि बताओ ये महिला कौन है। लेकिन वो बता ही नहीं रही थी। काफी कोशिश के बाद, प्रयास के बाद, वो जो सुमित्रा होती है वो कहती है कि ये मेरी ननद है और इसी ने मुझे मारा है और पत्थर से कूच कूच कर मेरे सर को कुचला और मुझे मारकर पटरियों पर फेंक दिया था। अब ये राज जैसे ही ये राम सिया त्रिपाठी सुनता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि ये जो बता रही थी, दरअसल राम सिया जो त्रिपाठी होते हैं उसकी एक बेटी होती है। साल 1985 में ही उसकी भी मृत्यु हुई थी। उसका नाम शिवा होता है। सुमित्रा कहती है मैं सुमित्रा नहीं बल्कि शिवा हूँ, आपकी बेटी हूँ। और अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। राम सिया त्रिपाठी की एक बेटी थी जिसकी शादी दिव्यापुर में ही हुई थी और उसका भी यही हाल हुआ था। यानी कि शिवा को उसकी जो ननद होती है, शिवा दरअसल काफी पढ़ी लिखी लड़की थी और वो उस घर में, जिस घर में शादी हुई थी, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से था, जिस घर में शादी हुई थी उस घर के लोग जो है काफी कम पढ़े लिखे हुए थे। लेकिन शिवा जो है काफी ज्यादा पढ़ी लिखी हुई थी और इसके पिता के पास काफी पैसे थे, राम त्रिपाठी के पास, क्योंकि ये प्रोफेसर था। तो ये लोग दहेज की डिमांड और पैसे की डिमांड किया करते थे, जिस पर शिवा जो है वो अपने आप को एक अलग दिखाती थी वहाँ और कहती थी कि पैसे नहीं देंगे, क्योंकि बार बार ठगने का ये लोग काम किया करते थे शिवा के पिता से। तो एक दिन उसका जो ननद होती है, वो ननद शिवा को मारती पीटती है और पत्थरों से उसके सर को कुचल देती है। कुचलने के बाद उसको पटरियों पर ले जाकर के फेंक देती है। अब ये राम सिया त्रिपाठी को ये यकीन हो जाता है कि ये जो कहानी कह रही है वो दरअसल मेरी बेटी की है। और वो उस शिवा को, यानी कि राम सिया त्रिपाठी की बेटी को भी 2 लड़के हुए थे जिसका नाम रिंकू और चिंटू इस तरीके से होता है। अब ये जो सुमित्रा होती है, जो अब शिवा अपने आप को बता रही थी, वो कहती है कि मेरा बच्चा किधर है, यानी उसका जो बेटा है 4-5 साल का हो चुका था, वो किधर है। तो अब ये जो राम सिया त्रिपाठी हैं वो सुमित्रा को लेकर के अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो बच्चे को वो पाल रहे थे, जो शिवा के जो बच्चे थे, 2 बच्चे, उसको वो दे देते हैं और कहते हैं यही तुम्हारा बच्चा है। वो फौरन पहचान जाती है और उसको अपने गले लगाती है। गले लगाने के बाद अब वो कहती है कि
पहले जो तुम्हारी शादी हुई थी, यानी राम त्रिपाठी कहता है कि तुम्हारा ये पुनर्जन्म है और तुम शिवा नहीं बल्कि सुमित्रा हो। सुमित्रा के जिस्म में तुम्हारा जो शरीर है शिवा का, वो तुम्हारे अंदर आया है और तुम मेरी बेटी भले ही बनकर आई हो पुनर्जन्म में, लेकिन तुम पत्नी किसी और की हो। जिस घर में तुम रहा करती थी, जिसमें तुम्हारा जो है वो सुमित्रा का है। तो अब ये शिवा जो है वो भी समझ जाती है, पहले का पति तो उसका छूट गया क्योंकि वो पुनर्जन्म उसको ले चुकी थी। तो अब वो उस बच्चे को लेकर के सीधे वो अपने ससुराल यानी कि जगदीश सिंह के घर आ जाती है, जो उसका पहला पति होता है। और उस घर में भी जो बच्चा था एक, अब ये तीनों बच्चों को लेकर के उसी घर में वो रहने लगती है और जगदीश सिंह को ही अपना पति मानकर वो रहने लगती है। और ऐसे एक रिश्ता और भी जुड़ जाता है, जो कि उसका जो सुमित्रा थी वो शिवा बन चुकी थी, तो उसका एक मैके का एक और रिश्ता बन जाता है। साल 1985 की ये कहानी मैंने आप सभी को सुनाई। और कुछ सालों बाद, करीब 1998 में, सुमित्रा जो है वो गंभीर बीमारी के कारण मर जाती है और उसके मरने के ठीक 2 साल बाद सुमित्रा के पति जगदीश सिंह भी मर जाता है। और उसके जो बच्चे होते हैं वो आज भी जिंदा हैं, आज भी उसी गांव में रह रहे हैं, आज भी ये कहानी मौजूद है। और ये पुनर्जन्म की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी कहानी जो मैंने आप सभी को सुनाया, इस पर साइंस भी जो है वो मोहर लगा चुका है कि ये कहानी बिल्कुल रियल है और आज भी वो लोग मौजूद हैं। तो ये थी एक कहानी सुमित्रा की, जो पुनर्जन्म लेकर के शिवा बन करके आई थी। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। और नए नए जो कहानी है वो सब लेकर के आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।